ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गया। 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं, तब तक सब ज्वाइन हो जाते हैं। टाइम तो हो गया, स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैंने तो लिंक डाल दिया। एक मिनट, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये लाइव है। ठीक है, चलिए। तो हम मोस्टली क्या सोचते थे, एवरेजेस स्कूल में तो पढ़े ही होगा हमने। तो एवरेजेस हम क्या सोचते थे, एक मिनट, द सेम एवरेजेस पीपीटी। ओके। तो हम क्या सोचते थे स्कूल में कि एवरेजेस क्या होता है, एक काइंड ऑफ मिडिल नंबर होता है। कि अगर वो हमें पता होगा तो हमें ये पता होगा कि हाँ, बीच में सबकी वैल्यू क्या है। लेकिन ऐसा तो असलियत में नहीं होता है। हमारे पास 3 टर्म्स रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मोड है। तो जो मिडिल टर्म होता है, जो सबसे बीच में रहता है, उसे हम मीडियन कहते हैं। जैसे आप लोग कैट स्टार्ट कर रहे थे तो आप लोगों ने बहुत सारे आईआईएम्स का या कोई भी कॉलेज हो जाते हैं, तो उनमें 2 टर्म दिए रहते हैं। क्या क्या? मीन पैकेज और मीडियन पैकेज। तो मीन पैकेज क्या होता है कि जितने बंदों का वहाँ से सिलेक्शन हुआ है या प्लेसमेंट हुआ है, तो उन सब का सम बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एवरेज। मीन मतलब एवरेज। तो एवरेज पैकेज क्या है, वो उधर लिखा रहता है। और एक और लिखा रहता है, वो क्या रहता है? मीडियन पैकेज। समथिंग लाइक, अगर कैप्स के देख लें तो 15 lakhs के आसपास। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि 15 लाख के आधे बच्चे ऊपर है और 15 लाख के आधे बच्चे नीचे है। मतलब ये सबसे मिडिल मोस्ट नंबर है। इसके नीचे आधे बच्चे और इसके ऊपर आधे बच्चे, ऐसा। ठीक है। तो मीडियन ये हो गया। तो अभी हमको मीडियन और मोड की चिंता तो नहीं है, क्योंकि हमें एवरेजेस पढ़ने हैं। तो एवरेजेस क्या हो गया? दूसरे वर्ड्स में मीन हो गया। स्टैटिस्टिक्स में मीन होता है, इसे कहते हैं मीन। और या तो आप इसे ऐसे भी जानते होंगे, एक्स बार करके। ये क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये स्टैटिस्टिक्स में होता है। इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब सभी चीज़ों का सम। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई मतलब जितने, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास 10 ऑरेंजेस हैं, 10 ऑरेंजेस। और सबके एक पर्टिकुलर ईच ऑरेंज के रेट हो गए 10 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा, जब सबका ही 10 है तो ऑब्वियसली एवरेज सबका हो जाएगा। लेकिन एग्जांपल से ये समझिए कि
समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या हो गया कि जो 10 ऑरेंजेस है उनका सम, तो ये चलते चलते 10 टाइम्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई विच इज फ्रीक्वेंसी, बहुत लोग समझ रहे होंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ समथिंग, दैट इज 10, यहाँ पर 10 ऑरिजिन्स लिए। तो अगर सिंपल शब्द में हम बताएं ये क्या होता है, ये होता है मीन इज टोटल क्वांटिटी बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम्स कर लो, कोई नहीं, बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यही होता है एवरेज, यही होता है मीन, और इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो एक मिनट, यहाँ पे चैट खोल लेता हूँ। तो जिनको कुछ डाउट से पूछिए, अभी तक कुछ डाउट है तो, नहीं तो आगे चलते हैं, हम मेन टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, एवरेजेस समझ गए क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में रहेगा और द सम ऑफ द क्वांटिटीज वो न्यूमरेटर में रहेगा, बस यही है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करिए, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो क्या करना है, पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम निकालना है और डिवाइडेड बाई 5 कर देना है, ठीक है। चलिए करिए, इसको ट्राई करिए। आ रहा है आंसर, इजी है बहुत, प्राइम नंबर में धोखा मत खाइएगा, ठीक है। बी आ रहा है, आंसर बी आ रहा है, ठीक है। वो कैसे आ रहा है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या क्या हो गए, 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। तो हमें एवरेज कैसे निकालना है, कैसे निकालते हैं, इनका सम, टोटल सम, तो सम क्या हो गया, 11, 13, 16, 28, ठीक है। तो एवरेज क्या हो गया, 28 बाई कितने हैं ये, 5, तो 28/5, दिस विल बी 5.6, ठीक है। ये समझ में आ गया, सिंपल सा सटीक सा एग्जांपल एवरेजेस का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये सिंपल था, ये भी सिंपल है, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में,
द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15. When 10 new students are admitted, the average is increased by 0.2 years. ठीक है. The number, the average age of the new student is, जो 10 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनका एवरेज क्या रहेगा ये पूछ रहा है. ठीक है, ट्राई करिए. टीटा क्वेश्चन है, नो ऑप्शंस, आंसर चाहिए रहेंगे मेरे को. सिंपल है, लॉजिक आ रहा है, मैप मैप बन रहा है दिमाग में, कैसे जाना है क्या करना है. देखिए, एवरेज क्या होता है, क्वांटिटी बाय टोटल नंबर्स. ठीक है, क्वांटिटी बाय टोटल नंबर्स, या क्वांटिटी बाय नंबर्स कर लो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो नंबर दिया हुआ है क्या, 40 स्टूडेंट्स, और क्या दिया हुआ है एवरेज 15. तो दिस समथिंग जो सम होगा वो क्या होगा, ये ऐसा एवरेज हो गया तो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 40 × 15. ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है. ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया. तो आगे बढ़ेंगे, क्या करना है. When 10 new students are admitted, the average is increased by 0.2 years. तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 स्टूडेंट्स का टोटल एज का सम क्या है, सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स क्या है, 40 × 15. ठीक है, अब क्या वो बोल रहा है, 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, 10 और आ गए, और एवरेज उन्होंने कितना बढ़ा दिया, 0.2 से. तो यहाँ पर एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स क्या है, 15.2, ऐसा वो बोल रहा है. ठीक है, एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स क्या होता है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स बाय 50. तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15.2 × 50. ये समझ गए. ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब क्या फाइंड करना है, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, उनका एवरेज एज निकालना है. अब देखो यहाँ पे दोनों के सम आ गए, इनको क्या करेंगे, अब इनको हम निकाल लेंगे. ये कितना हो गया, 600 हो गया, और ये समथिंग अराउंड 760. ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस निकालेंगे हम, वो कितना आ गया, 160. ठीक है, डिफरेंस कैसे, 600 और 760 का, तो 160 डिफरेंस आ गया. तो अब वो क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ दोस 10 स्टूडेंट्स, तो ये जो डिफरेंस है यही सम ऑफ द एजेस ऑफ न्यू स्टूडेंट्स है. तो यही, अब इसका एवरेज अगर निकालोगे तो ये कैसे निकल जाएगा, 160/10, सिंस 10 स्टूडेंट है वो, तो ये आ गया एवरेज विच इज 16. ठीक है, इतना सिंपल था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए क्वेश्चन देखिए आप, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, अच्छा सेम ही है, अच्छा ठीक है 16 है, हाँ आंसर है ये. ठीक है, समझ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The average weight of 29 students in a class is 48 kg. If the weight of the teacher is included, the average weight will rise by 500 grams. ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर. ये भी सिंपल है. ठीक है, ट्राई करिए, इसको भी ट्राई करिए. ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा होगा. सेम सेम तरीके से करना है. क्या लिखा हुआ है? द एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 48 kg. इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज वेट राइजेस बाई 500 ग्राम्स. मतलब अगर टीचर एक्स्ट्रा आ गई तो 29 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर आ जाएगा तो टोटल 30 लोग हो जाएंगे. ये समझ में आ रहा है? तो 29 के एवरेज क्या है? 48. ठीक है, तो टोटल सम आपको पता चल जाएगा. क्या हो जाएगा? 48 इंटू 29. इफ़ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, अब वेट ऑफ टीचर इंक्लूड कर दिया है तो एवरेज क्या हो जाएगा? 48.5 हो जाएगा. तो टीचर का वेट क्या हो जाएगा? यहाँ से सम क्या आ जाएगा? 48 इंटू 29. और यहाँ से सम क्या आ जाएगा? 48.5 इंटू 30. तो अब इसका डिफरेंस निकालिए और बताइए क्या आ रहा है. यही आ जाएगा आपका टीचर का वेट. ठीक है, यही आ जाएगा आपका टीचर का वेट. ये कितना आ रहा है? ट्राई करिए, बताइए. सिक्सटी थ्री आ रहा है. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 22,000 रुपीज. ये वाला क्वेश्चन करिए आप. द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 22,000, सॉरी 2200 रुपीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months. ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months 2200 रुपीज है. 2550 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 months. अगले 4 महीने के लिए 2,550 रुपये एवरेज. और 3120 रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 months ऑफ द ईयर. लास्ट 5 months ऑफ द ईयर का कितना है? 3120. तो इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1260 रुपीज, व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम? अब ये जो क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सेविंग्स है. और ये क्या बोल रहा है? एवरेज मंथली इनकम. तो आपको पता है इनकम क्या हो गया? इनकम मतलब टोटल लॉट आ गया. और सेविंग्स क्या है? उनमें से कुछ परसेंट या कुछ चीज़ें
हम अलग रख लेते हैं तो उसे सेविंग्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एवरेज दिया हुआ मंथली एक्सपेंडिचर्स का एवरेज है। तो अभी वो ट्राई करिए, चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करिए। समझ में आ रहा है कैसे आगे बढ़ना है? ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए करते हैं। क्या है? द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 2200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स मतलब 12 महीने है ना, जैन से दिसंबर तक। तो फर्स्ट 3 मंथ मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स मतलब अप्रैल से चल के फिर वो आगे बढ़ते जाएगा, 4 मंथ अप्रैल, और उसके आगे मई, जून, जुलाई, और फिर ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये समझ गए? ठीक है। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे करोगे? ये देखो, 2200 है वो 3 महीने के लिए, तो वो कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स? क्या है एवरेज? 2200। तो फर्स्ट 3 मंथ्स, तो सम क्या हो जाएगा? इन्हीं का सम क्या हो जाएगा? 2200 × 3। सिमिलरली सम ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ्स क्या हो जाएगा? 2550 इंटू कितने, 4 है, ठीक है। और सम ऑफ नेक्स्ट 5 मंथ्स, उनका क्या हो जाएगा? 3120 इंटू 5, ठीक है। तो ये टोटल कर लो, तो ये क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर 12 महीने का हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? बी अराउंड
32,400 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या है? इफ द टोटल सेविंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 1260, मतलब अब सेविंग्स भी है तो इनकम वैसे ही पता चलेगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, तो इनकम क्या हो गया? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, तो क्या हो गया? 32,400 प्लस 1260, तो ये कितना हो गया? तो इनकम क्या आ गया ईयरली, मतलब 12 मंथ्स का? डबल 3,660 ऐसा। ठीक है, अब फिर उसको क्या करना होगा हमें? अब फिर इसका क्या, एक मिनट, ये हो गया हमारा 12 महीने का टोटल इनकम। अब वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम? तो अब इसको बाई 12 करना पड़ेगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा? 33,660 बाई 12, तो समवेयर अराउंड 2805 आएगा। ठीक है, ये समझ गए? ये क्वेश्चन करना कैसे है तो वो समझ गए। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और उसके एवरेजेस दिए हुए, और वो क्या बोल रहा है कि हर नेक्स्ट मंथ्स में इतना इतना है, तो पहले उसको डिसाइफर करिए, डिकोड करिए, और फिर टोटल एक्सपेंडिचर निकालिए, वो निकल गया। अब उसने सेविंग्स भी दे रखी है, तो इनकम क्या हो गया? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, मतलब मेरे हाथ से जितने जा रहे हैं और मैंने जितने बचाए वही मेरे टोटल लॉट हो गए, तो वही इनकम है। अब फिर उसका क्या मांग रहा है? वो एवरेज मांग रहा है, मंथली एवरेज मांग रहा है, तो बाई 12 करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलिए यही था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या मिक्सचर्स और एलिगेशंस देख लेते हैं? हाँ जी, एलिगेशंस करेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन समझ गए, सारे एवरेजेस के बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको समझ गए तो अब आगे एवरेजेस में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, एलओडी वंस तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए एलिगेशन क्या होता है। अगर कोई क्वांटिटीज़ दे रखी हैं किन्हीं की, जिसमें A1 की कुछ क्वांटिटी दे रखी है और वो लेस है A2 से, ठीक है, ऐसा कहीं पे हमें दिखता है, वो दिखता है, क्वेश्चंस में दिख जाता है, क्वांटिटीज़ रहे, परसेंटेज रहे, रेशियो रहे, कुछ भी रहे, तो अगर A1 A2 दो दिए हुए हैं और A2 A1 से बड़ा है, तो हम उसे ऐसे मैप करते हैं, A1 हियर, A2 हियर, और AM हम क्या ले लेते हैं? मीन ऑफ द बोथ क्वांटिटीज। ठीक है, मीन ऑफ टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो AM को हम यहाँ पे बीच में कहीं तो मैप कर देते हैं। अब हमें ये पता है कि A2 A1 से बड़ा है और मीन है, तो इन दोनों का मीन है, तो मीन तो कहीं तो बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो A2 ऑब्वियसली AM से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे हो जाएगा वो? इट विल बी लाइक A2 माइनस AM, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AM बड़ा है, तो क्या करेंगे? AM माइनस A1। ठीक है, यही हो गया इनका रेशियो। ठीक है, A1:A2 यही हो गया। बस ये छोटा सा मैपिंग से हमारा मिक्सचर का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, बस यही है एलिगेशन। इसको और अच्छे से समझेंगे, बगल में एग्जांपल दिया हुआ है उससे समझेंगे। ठीक है, चलिए बगल में जो एग्जांपल, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये तो चीज़ें अंडरस्टूड है कि AM क्या है? मीन है। ठीक है, और यहाँ पर A2 विल बी ग्रेटर देन A1, क्योंकि अगर इधर आपने छोटा कर दिया और उसको बड़े वाले मीन से, मतलब अगर इधर बड़ा है और उसको आप मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस चलो कहीं तो जाके कैंसिल आउट हो ही जाएगा, लेकिन क्यों माइनस में लाना उसे? नॉर्मली जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलो। ठीक है, ऑन मिक्सिंग टू क्लासेस of students having average marks 25 and 40 respectively,
द ओवरऑल एवरेज ऑब्टेन्ड इज 30 मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है विच इज 30 मार्क्स, तो यहाँ पर AM को मैं 30 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो क्लासेस हैं जिनके अलग अलग एवरेजेस है, वो है 25 और 40। तो यहाँ पर मैं A1 को 25 ले लूँगा और A2 को 40 ले लूँगा। ठीक है, ये चीज़ें सही हो गई। A2 विल बी ग्रेटर देन A1। ठीक है, वो दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर अगर मैं मैपिंग करूँ तो ये ऐसा होगा 25 40 30। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, सो A1 और A2 10:5 के रेशियो में है, या इसको और अच्छे से कर लूँ तो 2:1 के रेशियो में है A1 और A2। ठीक है, ये हमें ऐसे ही पता चल गया। इतना सिंपल करने के लिए ये मैपिंग वाला मेथड है, या एलिगेशन कह लो इसे। तो अब आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो। द रेशियो स्टूडेंट इन क्लास निकल गया, निकल गया। A1 क्लास वाले डबल हैं A2 क्लास वाले से। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं और डिसाइफर करूँ तो ये ऐसा होगा कि देखो, अगर इस चीज़ को रेशियो और इस एवरेज को मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊँ तो वो ऐसे होगा कि अगर मैं अगर मैं 10 स्टूडेंट ले लूँ, 10 लूँ या, चलो ठीक है, अगर मैं 10 स्टूडेंट ले लूँ ऐसे जिनका एवरेज मार्क्स 25 है, और 5 स्टूडेंट्स ले लूँ ऐसे जिनका एवरेज मार्क 40 है, तो मेरे पूरे क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। ठीक है, वहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि 10 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज 25 है और 5 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज 40 है, तो टोटल 15 स्टूडेंट्स का मतलब टोटल क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा। तो 15 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा 250, और इसका सम हो जाएगा 200। 5 इंटू 40 200, और टोटल बाई 15, तो ये क्या हो जाएगा 450/15। तो ये आ गया हमारा 30। ये समझ गए एवरेज और रेशियोज कैसे इंटरलिंक्ड है, इसीलिए एलिगेशन मेथड उतरा है। ठीक है, ये समझ गए, बहुत सही समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर सिंस हमारा रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट क्लास इफ सेकेंड क्लास हैज 30 स्टूडेंट्स। अगर सेकेंड क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे। सेकेंड क्लास कौन सा है, 40 वाला है। तो अगर यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसको डबल करना पड़ेगा। ये समझ गए पिछले वाले क्वेश्चन से, और रेशियो से रेशियो भी दिख रहा है। ठीक है, तो 60 हो जाएंगे। अरुण शर्मा का LOD 1 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और एलिगेशन का कर लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ मैन परचेज अ टेबल एंड अ चेयर ऑफ 2000 रुपीज। He sold the table at a profit of 20% and the chair at the profit of 40%. ठीक है, इन दिस वे हिज टोटल प्रॉफिट इज 25%। मतलब चेयर को किन्हीं रेट पे बेचा और टेबल को किन्हीं रेट पे बेचा, और उनके प्रॉफिट परसेंटेज भी दिए हुए हैं, तो टोटल उसने जितने में बेचा, टोटल सम का प्रॉफिट 25% है। मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन आए कि ये वाले उसने इसके मुकाबले कितने ज़्यादा बेचे या कितने कम बेचे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 को मैं 20% ले लूँगा और A2 को मैं 40% ले लूँगा।
ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, ये इससे कंफ्यूज मत होना। अ मैन परचेज अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 2000 लिखा हुआ है, फॉर 2000 लिखा हुआ है, बोथ 2000 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ईच नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि CP कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज 2000 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ये चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ छोटे में, क्योंकि इसका अभी काम है आगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज 2000। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो, उसने AM दिया हुआ है। AM क्या है, A1 हमने क्या लिया था, 20 लिया था, ठीक है, और A2 क्या लिया था, 40 लिया था, और AM उसने दिया हुआ है 25 है। तो यहाँ पर A1 और A2 का रेशियो निकालो सीधा सीधा, क्या क्या हो जाएगा, 15 और 5, तो क्या आ गया रेशियो, 3:5 इक्वल्स टू A1:A2। ठीक है, सॉरी 3:5 कैसे, 3:1, माय बैड, 3:1। ठीक है, ये समझ गए। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, मतलब अब टेबल का कॉस्ट प्राइस चाहिए उसे। हमें ये पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर 2000 है, ठीक है, और यहाँ पर रेशियो मिल गया कि टेबल का 3 है और चेयर का 1 है, क्योंकि A1 क्या है, A1 टेबल है, A1 टेबल है, और A2 40% वाला चेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल 3 गुना ज्यादा है चेयर से, मतलब अगर चेयर 10 है तो टेबल 30 होंगे ऐसा। ठीक है, तो इसको के मेथड से यूज करके करेंगे। तो इस चीज को अगर मैं 3 के लिख देता हूँ इस टू 1 के, तो ये रेशियो तो वही रह जाएगा, के सब्ट्रैक्ट मतलब सॉरी के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये टोटल सम क्या हो जाएगा, CPT प्लस CPC क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 के, तो 2000। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। ठीक है, समझ गए, के की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो यहाँ से अब के की वैल्यू इधर पुट करो, तो वो किसकी वैल्यू जाता है, वो टेबल की वैल्यू चाहता है। ठीक है, तो टेबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 इंटू 3 विच इज 1500। ठीक है, ये समझ गए। हाँ 1500 है। ठीक है, तो अब एलिगेशन भी तो हो ही गया। बस ये वाली मैप याद रखना तुम लोग, ये वाली मैप याद रखना। और यहाँ पे एक छोटी सी पर्टिकुलर सी कंडीशन है कि यहाँ पर AM जो है वो पूरी क्वांटिटीज, टोटल क्वांटिटीज का मीन है, और A2 ऑलवेज ग्रेटर देन A1 होना चाहिए, नहीं तो कभी कभार माइनस में आ जाएगा, रेशियो तो वही आ जाएंगे लेकिन माइनस माइनस आ जाएगा, तो उससे बचेंगे। ठीक है, किसी किसी केस में रेशियो भी उल्टे पुल्टे आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, परसेंटेजेस करते हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा मैंने वाइट कर दिया ब्लैक में कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मेनली क्या देखना है, मेनली हमें प्राइम्स देखने हैं, कौन कौन से प्राइम्स यहाँ पर हैं। क्योंकि यहाँ ये देखो 1/2 0.5 है, या 50% कह लो, तो 1/4 क्या हो गया, उसका हाफ हो गया 0.25, 25%। ठीक है, तो बस प्राइम्स याद कर लो, 1/2 कर लो, 1/3 कर लो, 1/5 कर लो, 1/7 कर लो, 1/10 कर लो, सॉरी 1/11 कर लो। ठीक है, इतने प्राइम्स याद कर लोगे काफ़ी है, क्योंकि बाकी सब तो फिर उनके कंपोजिट्स हैं। 3 का देख लो क्या है, 0.333, 9 का क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो तो 0.111। ठीक है, यहाँ पर 6 का याद कर लेना, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों का है, तो वो मिक्सचर हो जाता है, तो बहुत बहुत ईजी है। 16 1.66666, ठीक है, ये याद कर लोगे। ठीक है, 7 का क्या है, 1428, सिंपल है, इजी है, याद होने लायक है। ठीक है,
और फिर 1/8 क्या हो गया, 4 को 1/2 कर दो, 1/8 हो गया। ठीक है, 1/5 0.2 है, 0.2 है, मतलब क्या 20% 1/5 है। ये सब याद रखना, 25% 1/4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये तो इजी है सारे। कौन कौन से करने हैं हमें? हमें 1/2 करना है, 1/3 करना है, 1/5 करना है, 1/6 करना है, 1/7 करना है। 1/6 कर लिया तो 1/12 हो जाएगा, उसको बाई 2 कर दो, 0.8333। ठीक है, समझ गए। और 1/11 करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1/10 कोई करेगा तो भाई क्या ही बोले भाई। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते, इसका यूज़ आएगा। और अभी जो हम परसेंटेजेस में क्वेश्चन करेंगे, मतलब बाद में, अभी बेसिक पढ़ोगे वो अलग चीज़ है, लेकिन बाद में जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या रहेगा, वो मिक्स्ड रहेगा। वो मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, मिक्स्ड टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मैं पीसीजी पीसीजी करते रहता हूँ। वो होता क्या है, परसेंटेज चेंज ग्राफ। ठीक है, वो कैसे करते हैं हम कुछ तो 100 हमेशा अज्यूम करते हैं, और फिर यहाँ पर हम ऊपर में परसेंटेज लिखते हैं कि वो कितना ऐड हुआ है या कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, और नीचे उसका वैल्यू लिखते हैं कि वो ये 100 का अगर 20% ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कितना होगा, 20 ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे 100 की जगह कोई भी नंबर डाल सकते हो, 50, 30, दुनिया भर के कोई सा भी नंबर। हमें ऐसा ग्राफ करना होता है। तो ये क्या है, ये इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो तो 2 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, परसेंटेज, और यहाँ पर वैल्यू, और ये प्लस माइनस जो भी कह लो। ठीक है, यही है थोड़ा पीसीजी का मेथड। और वो कहाँ कहाँ यूज़ आता है, मोस्टली डीआईज में यूज़ आता है मोस्टली, और परसेंटेजेस में यूज़ आता है। ठीक है, सक्सेसिव चेंजेस में, प्रोडक्ट चेंज में, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी एप्लीकेशन में, ये वो हो गया, मतलब आ, आपके पास कितना वॉल्यूम है कोई चीज़, और उसका रेट अगर बढ़ जाए, और तो आपको अगर सेम ही रेट देना हो तो कितना कम वॉल्यूम में वो चीज़ आप उठाओगे। मतलब ऐसा कह लो कि पहले मैगी 10 रुपए की आती थी, बीच में वो 12 रुपए की बढ़ गई, लेकिन मेरे पास तो 10 रुपए ही है। तो मैं दुकानदार को कहूँगा कि भाई तू कुछ अमाउंट तोड़ ले, और मुझे लेकिन 10 रुपए की ही मैगी दे दे। तो वो कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज वो तोड़ लेगा, और मेरे को 10 रुपए की ही देगा। ये वो हो गया प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। या तो प्राइस कांस्टेंट रखना चाहेगा, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर प्राइस कांस्टेंट रखेगा तो वॉल्यूम गिरेगी या बढ़ेगी, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेगा तो प्राइस गिरेगी या बढ़ेगी। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर है, हम लगा लेंगे वैसे एक दो क्वेश्चन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ये रेशियो में आ गया, पीसीजी रेशियो बहुत इंटरलिंक्ड है। ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज, यूज ऑफ पीसी, ये सारी चीज़ें डीआईज में आएंगे, तो मैं डीआई में आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी थोड़ा सेलेक्टिव हुआ जाए, और ऊपर के 3 से 4 हम कर लेते हैं। ठीक है, सक्सेसिव चेंजेस, पीसीजी applied to successive change, this is very common situation in most questions। ठीक है, अगर SICI वाला क्लास नहीं किया है मेरा, तो कोई नहीं, चलो यहाँ पर थोड़ा समझ लो कैसे होगा। वहाँ पर हम क्या करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोग को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या होता है। वो अगर वो कंपाउंडेड एनुअली है तो वो क्या होता है, वो हर साल लास्ट में जितना भी उसका टोटल अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगर मैं 100 रुपीज़ उठाया हूँ कहीं से 10% CI इंटरेस्ट से, तो ये मेरा अमाउंट हो जाएगा इन द एंड ऑफ द ईयर 110। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि टोटल जो टेन्योर है, 5 साल का लिए हो आपने, तो 5 साल के एंड में कैलकुलेट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल कैलकुलेट होता है, अगर एनुअली लिखा हुआ है। फिर उसमें भी आते हैं सब डिविजन, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। तो जैसे जैसे लिखा है कि कंपाउंडेड, वैसा वैसा हमें जानना है। तो अगर 100 रुपये कंपाउंडेड एनुअली मैंने 10% के ब्याज पे या इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट रेट पे उठाए हैं, तो वो लास्ट फर्स्ट ईयर के लास्ट में 110 हो जाएगा। और यही जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये फिर मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर भी सेम ही रेट लगेगा, लेकिन अब वो रेट क्या हो जाएगा, वो मेरे जो नया प्रिंसिपल बना है, जो पुराने का अमाउंट था और वो नया प्रिंसिपल बन गया, उस पे लगेगा, मतलब 110 पे लगेगा। तो अब इसका 10% कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा। ये समझ रहे हो, यहाँ पे +10 था, तो ये कितना हो जाएगा, 121। फिर अगर एक और ईयर के लिए निकालना है तो फिर ये प्रिंसिपल बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे 10% आप ऐड करोगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 12.1। तो ये कितना हो जाएगा, 123.1, ऐसा। ठीक है, ये समझ रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो वैसे ही इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज, या तो बढ़ते जा रहा है या तो बीच बीच में कहीं तो घट रहा है। ठीक है, तो ये जो भी लिखा हुआ है ये ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। PCG applied to successive changes is very common situation in most questions. Suppose you have to solve a question in which a number 30 has two successive changes, percentage increases 20% and 10% respectively. The situation is handled in the following way using PCG. वो देख लो वो कैसे, 30 है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, पहले 20% ऐड हो गया, तो 20% 30 का कितना हो गया, 10% 30 का 3 है, तो 20% 6 हो गया। ये समझ गए, ये समझिए 20% क्या हो गया, 1/5, तो 30/5 6 हो गया, तो 36। अब इसमें फिर 10% ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पर 36 के 10% क्या हो जाएगा, 3.6। ठीक है, 1/10 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 39.6। ठीक है, ये समझ गए, यही हो गया सक्सेसिव चेंज और यही हो गया उसका क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ए सैलरी इंक्रीज बाय 20% and then decrease by 20%. What is the net percentage change in A's salary? ट्राई करिए, पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हुआ, अब नेट चेंज क्या होगा, क्या होगा नेट चेंज। अगर ए की सैलरी मैं अज्यूम कर लेता हूँ 100 थी, तो वो 20% इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर +20 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, अब फिर वो क्या हुआ, 20% डिक्रीज हुआ, माइनस इसका 10% कितना हो जाएगा, 12 तो 20 कितना हो जाएगा, 24। तो 120 माइनस 24 96। तो यहाँ पर नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 100 माइनस 96 विच इज 4%। अब वो लेकिन क्या है, वो 4% नीचे चेंज हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। ठीक है, इसको डिक्रीज कह लो, नेट चेंज भी यही हुआ और 4% डिक्रीज भी यही हुआ। ठीक है, a trader gives successive discount of 10%, 20% and 10% respectively. The percentage of original marked price he will recover is, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, सिंपल, वही हम 100 को लेके चलेंगे, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट कैसे लिखेंगे हम, -10%, विच इज -10, तो ये हो जाएगा 90। फिर कितना परसेंट डिस्काउंट है, 20%, तो 90/5 कितना हो जाएगा, अरे भाई सिंपल है 80, या ऐसे कर लो, 90 का 10% 9 है, तो 20% 18, तो ठीक है, तो -18 करो, तो क्या हो जाएगा, 72। अब फिर उसमें फिर से 10% आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10% 72 का क्या हो जाएगा, -7.2। तो अब इसमें 7.2 कर लो, इधर हटा देंगे तो 8 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 10,9,8,7,6,5,4। ठीक है, ठीक है, ये आ गया 64.8 आ गया। तो अब वहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है,
ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। और ट्रेडर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट्स, यहाँ पर क्या है, मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है। हमें ये पता है कि हम मार्क प्राइस कैसे करते हैं, कुछ तो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, उसमें हम एक्स्ट्रा परसेंटेज ऐड करते तब जाके वो एमआरपी बनती है। तो ये जो एक्स्ट्रा परसेंट है वो मार्क प्राइस परसेंटेज कर लो, या इसको यहाँ पे ऐड कर लो ऐसा, सीपी इंटू मार्क्स प्राइस परसेंटेज, ठीक है। तो वो एमआरपी यानी तो मार्क प्राइस हो जाता है, ठीक है। अब मार्क प्राइस पे हम जाके डिस्काउंट देते हैं, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस से कम हो रही है वैल्यू अब, तो एसपी क्या हो जाती है, जितना डिस्काउंट दिया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू मार्क प्राइस, ठीक है। ये समझ गए, वो एसपी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल मार्क प्राइस ही विल रिकवर। ओरिजिनल मार्क प्राइस हमने 100 किया था, ठीक है। डिस्काउंट देते 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 आकर वो 64.8 हो गया, ये समझ गए। यहाँ पर हमें 100 से 64.8 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, अगर वो कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ वो निकल जाएगा। और वो निकालने का बहुत इजी तरीका है, वो निकालने का बहुत इजी तरीका है, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ कि अगर दो सक्सेसिव चेंज हुए हैं, या तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट, या दो सक्सेसिव इन्फ्लेशन, ये कैसे होगा। पहला मेथड क्या है, पीसीजी, अगर 10 और 15% ले लो, या 10 और 20% ले लो, ऐसा क्या क्या हुए थे, 10% एंड 20%, तो पीसीजी से कैसे होगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ऐसा 100 10% ऐड किया मैंने, तो 10 ऐड हो गया, तो दिस विल बी 110, और फिर इसमें 20% ऐड किया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, 10% 11 है तो 20% 22, ठीक है। तो 22 ऐड करो, 132, ठीक है। सॉरी ये डिस्काउंट है, तो उल्टा कर लो, इन्फ्लेशन उधर कर लो, ठीक है। इन्फ्लेशन इधर कर लो और इधर डिस्काउंट कर लो, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि सेकंड वाला भी लिखेंगे ना। तो सक्सेसिव इन्फ्लेशन ऐसे हो गया, पीसीजी से 10% ऐड किया, फिर 20% ऐड किया। और एक और तरीका है फॉर्मूला, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहाँ पर टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हुआ, 132 माइनस 100 विच इज 32%, ठीक है। 32% हुआ टोटल सक्सेसिव, यार डिस्काउंट बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब सेम आप इस फॉर्मूला से करके देखो, ए बी क्या है, ये दोनों की वैल्यू है, इसको ए ले लो या इसको ए ले लो, कुछ भी ले लो, तो ए बी ये दोनों है। तो यहाँ पर भी सेम पुट करके देखो तो क्या आता है, 10 प्लस 20 प्लस 200 बाई 100, ये क्या हो गया, 30 प्लस 2 32, ठीक है। दोनों में सेम वैल्यूज आए। सिमिलरली अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज देखेंगे तो वो भी ऐसे ही निकलेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट देखेंगे तो वो भी ऐसे ही निकलेगा, लेकिन वहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, फॉर्मूला जो है वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ठीक है। बस ये हो जाएगा, ठीक है। इसको पीसीजी से भी कर सकते हो तुम, जैसे हमने अभी डिस्काउंट परसेंटेज किया था पीसीजी से, वही इसको भी कर सकते हो। अच्छा सर अगर 3 हो जाए 4 हो जाए तो हम कैसे करेंगे, तो पहले जो दो सक्सेसिव चेंज है उनका निकाल लो, फिर वो जो मिलेगा वैल्यू उसके साथ नेक्स्ट वाले का सेम फॉर्मूला लगा दो, फिर अगर एक और है साथ में तो अभी तक जो टोटल निकला है उसका और लास्ट वाले का ए बी कर दो, ए फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। समझ गए, ऐसे ही चलते जाना है।
ऐसे ही चलते जाना है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट और सक्सेसिव इन्फ्लेशन, सॉरी, ऐसे ही समझ गए। दो तरीके पीसीजी से भी और फॉर्मूले से भी। और अगर 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो क्या करेंगे, पहले 2 का ए बी करके निकाल लेंगे। तो वो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे अगर पीछे मैं एग्जांपल दूं, पीछे वाला जो हमने एग्जांपल दिया था, क्या था, 10%, 20% और 10%। तो 10% और 20% करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर चेक करिए, 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 आ जाएगा इस फॉर्मूले से, तो हो जाएगा 28। अब तीसरे वाले को कैसे करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, इसको कर लो ए और लास्ट वाले को कर लो बी, 10 कर लो, तो इसको ऐसे ही हो जाएगा। तो 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 38 माइनस 28 इंटू 10, तो 280 माइनस 100, तो 2.8। तो ये क्या आ जाएगा, 0.0 कर दो, इधर इजी हो जाएगा। इधर 7 माइनस 2 5, 35.2%। यही आया यहाँ पर, यही आया। हाँ यही आया, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर क्या पूछा था, ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना रिकवर हुआ है, तो रिकवर तो इतना ही हुआ। अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछता तो ये है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, समझ गए। सक्सेसिव चेंज दो तरीके से, पीसीजी से भी और फॉर्मूले से भी, ठीक है। अब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पीसीजी, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी एप्लीकेशन। अच्छा वही वाला जो हमने बोला था, मैगी वाला या कोई सा भी, तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a situation wherein the price of a commodity has gone up to 25% in case you are required to keep the total expenditure on the commodity constant। total expenditure constant रखना है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं 100 रुपए में कुछ लेता था, अब उसका प्राइस बढ़ गया है, तो मुझे 100 रुपए में ही खरीदना है वो, तो वो अब कितना, वो कम होके मिलेगा। अगर प्राइस घट गया तो ज़्यादा मिलेगा, और प्राइस बढ़ गया है तो कम मिलेगा। तो वो कैसे होगा, वो देखो, अगर मैं सपोज करता हूँ कि मैंने 100 क्वांटिटीज का कोई कमोडिटी लिया था कभी, अब उसका प्राइस बढ़ के क्या हो गया है, 25% बढ़ गया है वो, तो ये कितना प्लस हो जाएगा, 25, 125, ठीक है। लेकिन लेकिन मुझे उसी कमोडिटी को, प्राइस इतना हो गया, उस कमोडिटी को मुझे 100 रुपीज़ में ही खरीदना है या 100 में ही लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले मैंने 100 रुपीज़ में सर्टेन कमोडिटी खरीदी थी, लेकिन अब मुझे 100 रुपीज़ में ही इन्फ्लेटेड कमोडिटी खरीदनी है, तो मुझे उस कमोडिटी में कितना परसेंटेज कट करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, -25 होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कितना परसेंटेज हो जाएगा, 25 में, 125 में 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर गलत लिख दिया मैंने, या कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कितना परसेंटेज माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -25 हो रहा है, तो 10% 12.5 है, तो हाँ 20% हो जाएगा 25, तो -20%। तो तो अगर मेरी मैगी 25% एक्स्ट्रा, मतलब 25% इन्फ्लेटेड दाम पे बिक रही है, तो अब मैं मैगी वाले को बोलूँगा, भैया आप 10 रुपये ही रखो, लेकिन मुझे 20% कट करके दे दो, ऐसा। या भैया आप 100 रुपये ही रखो, लेकिन उसमें से 20% तोड़ के दे दो, क्योंकि मुझे खरीदने 100 रुपये के ही है। ये समझ गए, ये समझ गए, ठीक है। सिंपल था, 2 सेकंड में पीसीजी से हो गया। अब क्या है यहाँ पे, बी सैलरी इज 25% मोर देन ए सैलरी, बाई व्हाट परसेंटेज इज ए सैलरी लेस देन बी सैलरी। ये भी बहुत सही है, यहाँ पे अब कंपैरिजन आ गया है। तो अगर मैं ए की सैलरी को 100 अज्यूम कर लेता हूँ, तो बी सैलरी क्या है उससे 25% मोर है, तो वो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बी का सैलरी का वैल्यू जो अज्यूम्ड था वो है 125। अब ये क्या पूछ रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज इज ए सैलरी लेस देन बी सैलरी। तो 20 की सैलरी क्या है, 125,
तो अब बी को रेफरेंस लेके परसेंटेज निकालना है कि ए का परसेंटेज कितना है। तो सेम वही निकल जाएगा, 20% निकल जाएगा, 125 का 20% सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? कर भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो अगर ए की सैलरी 100 है तो उसका 25% बी का सैलरी हो जाएगा। वो क्या है? बी का सैलरी हो जाएगा, वो क्या है? 125। ठीक है, अब ये जो बी का सैलरी है, ये जो बी का सैलरी है, इसके रिलेशन में ए का सैलरी पूछ रहा है। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा? बी तो 125 है तो उसको 100 होने के लिए -25 करना पड़ेगा। तो माइनस कितना परसेंटेज करूं मैं कि वो -25 हो जाए और ए से रिलेशन आ जाए उसका, तो हो जाएगा 20%। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20%। अब यहाँ पर देखो, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ हम हमेशा CAGR में कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा DI का आ गया। ठीक है, DI में पूछता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ रेट या कुछ भी, ग्रोथ रेट के बारे में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो CAGR क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड वही कि एक साल के एंड में जो भी अमाउंट आता है वो नेक्स्ट साल का प्रिंसिपल हो जाता है। मतलब मैंने ये पेन लिया, अब इसको मैं 100% कंपाउंड करूंगा तो मतलब साल के एंड में मेरे पास एक और पेन आ जाएगा। लेकिन अब मैं इन दोनों पेन के ऊपर 100% का कंपाउंड लगा रहा हूँ तो फिर अगले साल के एंड में दो और पेन आ जाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये समझ गए कंपाउंड का मतलब? ठीक है, तो जो भी पॉपुलेशन है तो उसको हम ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, या 100 प्लस R/100 कर लो पूरा। ठीक है, इंटू एन। एन मतलब वो कितने साल तक का पूछ रहा है। ठीक है, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि हम प्रिंसिपल पे ही करते जाते हैं मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पहले ईयर का निकालूं और आर को 10 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 110/10। ठीक है, और एन अगर 1 है, अब मैं बोलूंगा कि फिर से मेरे को सेकेंड ईयर का भी निकालना है, तो इसी को मैं अमाउंट बना के, सॉरी इसी को मैं प्रिंसिपल बना देता हूँ। तो सिंस मैं इसी को प्रिंसिपल बना देता हूँ तो इसी वैल्यू में मैं फिर से 110/10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही हो जाएगा 2 साल का। तो यही हो गया क्या? इसी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? स्क्वायर। एन की वैल्यू हम पावर में कर देते हैं, और इसी को अगर तीसरे साल के लिए निकालना है तो 110/10, तो ये क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा 3। समझ गए? ठीक है, तो यार इतना तो, इससे ज़्यादा भी पिछले क्लास में बता रखी है मैंने। ठीक है, 15 मिनट और लेते हैं। और डिफ्लेशन क्या हो गया? अच्छा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी यही है। इन्फ्लेशन भी हम CAGR में अगर लिखा हुआ है तो निकालते हैं, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन अगर DI के सेट में दिया हुआ है तो हमेशा हम CAGR ही लेंगे। ठीक है, लेकिन डिफ्लेशन भी ग्रोथ में नहीं आता है। डिफ्लेशन क्या हो गया? डाउनग्रेड हो गया ना। डिफ्लेशन क्या हो जाए? परसेंटेज डिक्रीज। तो कंपाउंड एनुअल ही होगा लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अमाउंट हो जाएगा P 100 - R/100, बस और कुछ नहीं, और पावर n। ठीक है, इतना तो समझ जाएंगे। ठीक है, और 1 मिनट रुकेगा।
ठीक है, 30 मिनट्स तक ले लेते हैं। सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते। अब थोड़े क्वेश्चंस लगाएंगे। ये वाला क्वेश्चन करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है? मिस्टर एक्स कंज्यूम्स 1000 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। ठीक है, हर मंथ मतलब मंथली उसका कंजप्शन 1000 किलोवाट्स है। ओरिजिनली द बिल वॉज रुपीज 3000 पर मंथ, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन कॉस्ट इंक्रीज टू 4000 रुपीज पर मंथ। मतलब पहले 3000 रुपये वो सेम किलोवाट्स के लिए देता था, लेकिन अब वो जो सेम किलोवाट्स हैं उनका जो रेट पहले क्या था, 3 रुपीज होगा, वो बढ़ के 4 रुपीज हो गया, तो अब उसका रेट हो गया 4000 रुपीज। ठीक है, 1 किलोवाट का अगर 3 रुपए है तभी वो 3000 गया। वैसे ही अब क्या हो गया है, अब वो जो 1 किलोवाट का 3 रुपए था वो बढ़ के 4 रुपए हो गया है, तब वो 4000 रुपए का 1000 किलोवाट हो गया। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज डज ही नीड टू reduce द कंजप्शन टू कीप द कॉस्ट सेम। अब वो क्या है, वो थोड़ा चिंदी है या कह लो थोड़ा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि भैया मुझे 3000 ही देने हैं, तो मैं अब क्या कर लूंगा, मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम कर लूंगा। तो मैं अब कितना करूं सर, आप मेरे को कैलकुलेट करके बता दो। तो उसको कितना करना पड़ेगा, 4 से 3 गया है, तो या तो 4000 से 3000 कर लो, या 4 से 3 कर लो, डजेंट मैटर। क्योंकि यहाँ पर -1000 हुआ है, तो वो कितना हुआ है 4 में, कितना परसेंटेज हुआ है 4 में, अगर -1000 हुआ है तो वो कितना परसेंटेज हो गया, 1000/4000। ठीक है, तो 1/4 कितना होता है, 25। ये समझ रहे हो? सिमिलरली 1/4 इज 25। ठीक है, यहाँ पे -1 हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि हमें क्या है, जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का उसको 25% से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू भी आ जाएगी तो वो हो जाएगी 750 किलोवाट्स हमें यूज़ करना होगा, तभी जाके मेरा 3000 का बिल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो 25 है। ठीक है, ये समझ गए? थोड़ा सिंक इन कर लो, 1 मिनट। ठीक है, ये समझ गए?
चलिए, थोड़ा आप लोग आगे वो करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि मैं टाइम देता हूँ करने के लिए, नहीं तो आप लोग आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो आप पॉज करके क्वेश्चन कर लो, फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। और मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ये हिंट ये है कि ये ऑप्शंस बस टिक मारने के लिए नहीं होते, कभी कभार इनका यूज भी करना होता है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है? 10th digit of a number is increased by 100 percentage, whereas the unit digit is decreased by 50 percentage. That difference between the original number and new number is 16. कैसे करने लगे? ऐसे करने लगे क्या? 10x प्लस वाई, और ऐसा तो नहीं करने लगे कि ये दो टाइम बढ़ गया तो ये हो जाएगा 20x, और ये y तो ये 0.5y हो जाएगा। ऐसे तो नहीं करने लगे ना? देखो भाई, ऐसे कर भी सकते हो, लेकिन मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। ऑप्शंस जब इतने इजी दिए हुए हैं तो हम ऑप्शंस का यूज करेंगे कैसे? 28 दिया हुआ है तो 28 का केस लेते हैं। वो पहले क्या बोल रहा है? 100% ऑफ इंक्रीज इन टेंस डिजिट, तो 2 का 100% क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 प्लस 2 4 हो गया। और इंक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई लिखा हुआ है। ठीक है, वेयर एज द यूनिट डिजिट इज डिक्रीज्ड बाई 50%, तो 8 का 50% क्या हो जाएगा? 4, तो 4 से डिक्रीज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लो, 44 माइनस 28 16 आ रहा है क्या? आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन सही था। ठीक है, ये समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे एक दो ऑप्शंस देख लो। 14 है, 14 का ये 100% हुआ, टेंस तो 2 हो गया, और ये हाफ हो गया तो ये 22 हो गया, तो 22 माइनस 14 ऐसे ही नहीं, फीजिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा नंबर देखते हैं। 56, तो 56 का ये क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, तो 103 में नहीं नहीं, वो तो 40s में आ रहा है। ठीक है, और 44, 44 का 8 टू 82, तो 82 माइनस 44 ये भी नहीं आएगा। 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 8, और ये 7 माइनस 4 338। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 28। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते, ये वाला करिए, ये भी इजी है।
अरे there are two coaching institutes, C and X. The CAT aspirants either study in any one or both of them or do self study percent. ठीक है, पहला हो गया। या तो दोनों में स्टडी कर रहे हैं, या दोनों में से किसी एक में कर रहे हैं, या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन केसेस दिए हुए हैं। Percentage of students who enrolled in only C and only X are given 40 and 10. Percentage of students doing self study is 40%। मतलब 40% जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनका सी और एक्स से कोई मतलब नहीं है, तो सी और एक्स से मतलब रखने वाले रिमेनिंग 60% रहेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैट एस्पिरेंट्स इज इतना दिया हुआ है। हाउ मेनी एनरोल्ड इन बोथ? तो ये देखो ये थोड़ा बहुत तुमको सेट थ्योरी टाइप का लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सर आप सेट थ्योरी को कहाँ से इधर ला रहे हो? अरे भाई मैं नहीं ला रहा, वो तो परसेंटेज और सेट थ्योरी साथ साथ आ गए भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मुझे तो कराने हैं क्वेश्चंस। ठीक, तब यहाँ पे अगर मैं इसको सी ले लेता हूँ, इसको एक्स ले लेता हूँ, तो क्या क्या लिखा हुआ है? ओनली सी एंड एक्स कितना है? 40% और 10% है। ठीक है, तो ओनली मतलब एक्सक्लूडिंग दिस रेड लाइन वाला एरिया इन ब्लू, ओनली तो इधर हो जाएंगे 40%, और एक्सक्लूडिंग द ब्लू लाइन वाला एरिया इन एक्स ये हो जाएंगे 10%। ठीक है, और इसको एक्स ले लो, एक्स नहीं यार, इसको के ले लो क्योंकि एक्स हम इधर यूज कर रहे हैं, तो ये के परसेंट हो गया बीच में। और ये बीच वाले का महत्व क्या है? ये बीच वाले का महत्व ये है कि इन बोथ मतलब दोनों को, दोनों में पढ़ रहे हो, दोनों में पढ़ रहे हो या दोनों की कोर्सेज ले रखी हो, तो वो बंदे वो कितने हैं? के परसेंटेज हैं। सेल्फ स्टडी मतलब अदर देन सी एन एक्स क्या कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, तो ये एरिया एक्सक्लूडिंग सी एन एक्स जो हो गया वो 40% हो गया, वो हो गया सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सी एन एक्स विल कंस्टिट्यूट कितना? 100 - 40, तो इन दोनों की एरिया कितनी आएगी? 60% आएगी। ठीक है, अब उस 60% में 40% मतलब उनके अंदर की 40% नहीं, स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड। ठीक है, दोनों कोचिंग क्लासेस की बात कर रहा है वो, तो टोटल कोचिंग क्लासेस में 40% वो बच्चे हैं जो सिर्फ सी में पढ़ रहे हैं, और 10% वो बच्चे जो सिर्फ एक्स में पढ़ रहे हैं। तो बचा के परसेंट, उसमें कितने लोग पढ़ रहे होंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे 60% टोटल है, ये 48 10 है, तो के क्या आ जाएगा? के 10 आ जाएगा। ठीक है, तो के अगर 10 कर दूंगा तो 40 + 10 + 10 60 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? यहाँ पे 40% और 10% ये किसका रेफरेंस दे रहे हैं? कैट एस्पिरेंट्स का, नॉट इनसाइड सी एंड एक्स। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, मोहर लगा दो, आगे बढ़ो। चलो, इतना काफी है, इतना काफी है। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये तो और सही है। ठीक है, ये वाला कर लोगे तो काफी है, परसेंटेज समझ जाओगे कि कैसे सेट थ्योरी में भी, रेशियो में भी, हर जगह कहीं से भी सी आई एस आई एलजेब्रा में यूज आता है। ठीक है, चलो ये वाला करो, काफी इजी है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज सच दैट द सम इज इक्वल टू 19/15 ऑफ द फर्स्ट नंबर। अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पे 10% निकाला, तो वो 2,50,000 का 10% क्या होगा? 2,500। ठीक है, आंसर डी है। चलो ये वाला देखो, क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ टू नंबर इज सच दैट द सम इज इक्वल टू 19/15 ऑफ द फर्स्ट नंबर। द सम, द सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर। मतलब ये ऐसा कर रहा है, अगर फर्स्ट नंबर में एक्स लेता हूँ, तो सेकेंड नंबर इज सच दैट द सम इज इक्वल टू, तो दो नंबर एक्स प्लस वाई है मेरे पास, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई करता हूँ, अरे वाई। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू 19/15 ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब ये 19/15 ऑफ एक्स है, ऐसा वो बोल रहा है। तो अब आगे रिलेशन क्या निकालनी है, द सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15x प्लस 15y इक्वल्स टू 19x। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, 4x, 15 को इधर ले जाऊंगा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 15y। ये समझ गए, ये समझ गए। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, द सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर का रेफरेंस लेना है। तो सेकेंड नंबर क्या है, y है। तो 4x/15 इज इक्वल टू y। ठीक है, और वो परसेंटेज पूछ रहा है, x का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर x है, तो इधर जो वैल्यू है वही उतना परसेंटेज होगा, मतलब वही अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो y आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो 4/15 कितना हो गया गाइस, 0.2667। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 26.67%। ठीक है, समझ गए, इजी था, आंसर बी है, इजी था। ठीक है, चलो ये क्लास इधर ही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास वीएआरसी है, तो वीएआरसी करेंगे हम, तब तक के लिए ब्रेक ले लो। ठीक है, आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो ये पीडीएफ तुमको अनअकैडमी में मिल जाएगा। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे कर लेना। ठीक है, चलिए अब आप लीव कर सकते हैं गाइस ये सेशन, और मैं भी इसे एंड कर देता हूँ। ठीक है, जो लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बोथ यूट्यूब पे भी और कहीं पे भी, यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है। ठीक है ना, चलिए।